ये सब ले जाओ, बस इसे छोड़ दो प्लीज। एक आदमी ने नोटों की एक मोटी गड्डी फेंकी। उस गड्डी में 1 करोड़ रुपये थे, जो उसने 10 साल तक बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ पहने जोए थे। वो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। बाहर के लोग जिसे बुद्धू कहकर बुलाते थे, उस सब्जी वाले ने एक अनजान लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आखिर वो लड़की थी कौन? क्या वो सच में बुद्धू था या फिर कोई और वजह थी? कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट में बताएं, ताकि हम वहां आपके लिए ढेर सारी दुआएं और सौभाग्य भेज सकें। तो चलिए उस हैरान कर देने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके का एक पुराना सब्जी बाजार। सुबह सुबह लोगों की चहल पहल से गलियां गूंज रही थीं। मछली वाले की दुकान पर बर्जा के ऊपर ताढ़ा मछलियां सजी हुई थीं और कसाई की दुकान पर ताढ़ा कटा हुआ मीट ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तंग गलियों से हाथ ठेले गुजर रहे थे और दुकानदार आट पता था उसे आवाहें लगाकर ग्राहकों को बुला रहे थे। उसी है बाहर के बीचों बीच एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी। दुकान का मालिक था 60 साल का लाला रामनाथ और उसके नीचे चुपचाप डिलीवरी का काम करने वाला एक नौजवान था। नाम था राजू, उम्र थी 30 साल। राजू रोज सुबह 4 बजे दुकान पर पहुंच जाता था। ट्रक से भारी भारी गोभी की पेटियां उतारना, प्याज की बोरियां लगाना और पालक को करीने से सजाना, यही उसका काम था। सूरज निकलते ही वो अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सब्जियां लादकर बाजार के कोने कोने में निकल पड़ता था। चाहे कोई रेस्टोरेंट हो या कोई छोटा मोटा ढाबा, एक फोन कॉल पर वो 30 मिनट के अंदर डिलीवरी पूरी कर देता था। दिक्कत बस ये थी कि राजू ठीक से बात नहीं कर पाता था। वो हकलाता तो नहीं था, लेकिन उसकी बोली में भोलापन था और वो ज्यादा होशियार भी नहीं था। इसलिए बाहर के लोग उसे मुंह पर ही बुद्धू बुलाते थे। अबे ओए बुद्धू, ये हीरा उठवा दे। राजू, ये सामान उस दुकान तक पहुंचा दे, जल्दी कर। राजू कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। जो कहा जाता था चुपचाप कर देता था। अपनी डिलीवरी में व्यस्त होने के बावजूद वो दूसरों का सामान भी उठाता था और अपने खाने के समय में दूसरों के छोटे मोटे काम भी कर देता था। फिर भी राजू ने कभी कोई शिकायत नहीं की। अगर कोई उसे और काम देता तो वो शुक्रिया कहकर मुस्कुरा देता था। राजू का एक राह था जो किसी को नहीं पता था। वो था उसके बैंक खाते में जमा किया हुआ पैसा। राजू 19 साल की उम्र में इस बाजार में काम करने आया था। उसके माँ बाप जल्दी गुजर गए थे और कोई सहारा न होने के कारण वो भटक रहा था। तब लाला रामनाथ ने उसे सहारा दिया और उसे काम पर रख लिया। तब से 13 साल हो गए। राजू ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। दूसरे लोग तनख्वाह मिलते ही शराब पीते, कपड़े खरीदते और अच्छा खाना खाते, लेकिन राजू अलग था। वो दोपहर में 15 रुपये वाली मैगी खाकर गुआरा करता और कपाये फट जाने पर भी उन्हें सिलकर पहनता था। हीटर का बिल बचाने के लिए काके की ठंड में भी रजाई ओहो कर कांपते हुए रात गुआरता था। इस तरह 10 साल तक उसने चून पसीने 2000 कांपते हुए की कमाई को जोहा और जोता गया। वो राम थी पूरे 1 करोड़ रुपये। राजू का सपना बहुत छोटा था, इसी बाजार के एक कोने में अपनी छोटी सी दुकान खोलना। बस यही उसका सपना था। वो दूसरों के नीचे काम करने के बजाय अपनी दुकान का बोर्ड लगाकर एक छुत से व्यापार करना चाहता था। ऐसे राजू के लिए भी महीने में एक दिन ऐसा था जब वो जुद पर थोड़ा जर्च करता था। वो था बाहर के आसिरी छोर पर बना एक छोटा सा ढाबा। उसके मरहूम माँ बाप को राजमा चावल बहुत पसंद थे और इस ढाबे का स्वाद बिल्कुल वैसा ही था, गर्मा गर्म। राजमा चावल की प्लेट सामने आते ही उसे अपने माँ बाप के साथ बिताए बचपन के प्यारे पल याद आ जाते थे। लेकिन कुछ समय से राजू की नजर एक लड़की पर पड़ने लगी थी। वो ढाबे के एक कोने में चुपचाप बर्तन मांजती रहती थी। उसकी उम्र राजू के बात को अपना 5 से उन करे का जान से मदा चावल के संबंध पर 5 की बात की 4 थी बराबर ही लगती थी और वो हमेशा सिर झुकाए बस बर्तन साल करती रहती थी। वो ग्राहकों से नहर भी नहीं मिलाती थी और बिना एक शब्द कहे सिर्फ अपना काम करती थी। ढाबे का मालिक कुछ भी कहता तो वो सिर्फ जी में जवाब देती और दूसरे कर्मचारी जब अपना मुश्किल काम उस पर थोप देते तो वो बिना कुछ कहे कर लेती थी। दोपहर में जब ग्राहक चले जाते तो वो गोदाम की तरफ गायब हो जाती और शाम को काम शुरू होने से पहले फिर न आती थी। उसका नाम प्रिया था और उम्र 30 साल।
उसे ढाबे में काम करते हुए 6 महीने हो गए थे, लेकिन वो कहां से आई थी ये कोई नहीं जानता था। मालिक से पता चला था कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो दुकान के गोदाम में ही सो जाती है। तनख्वाह भी ठीक से नहीं मिलती, सिर खाने के बदले में काम करती है। बेचारी लगती है, लेकिन अगर कोई उससे कुछ पूछता तो वो मुंह सिल लेती थी। राजू राजमा चावल खाते हुए बार बार प्रिया की तरफ देखता था। क्यों? ये उसे दुध भी नहीं पता था। वो कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी और न ही उसने कभी उससे बात की थी, लेकिन वो उस लड़की से अपनी नजरें नहीं हटा पाता था। अकेले चुपचाप बर्तन मांजती हुई उसकी पीठ उसे अपनी याद दिलाती थी जब वो 19 साल का अकेला इस बहार में आया था। एक बार उसने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। सुनिए, यहां पानी मिलेगा? प्रिया ने बिना सिर उठाए पानी का गिलास लाकर रख दिया। राजू ने शुक्रिया कहा, लेकिन प्रिया बिना कोई जवाब दिए वापस चली गई। बस इतनी ही बात हुई। फिर भी राजू का मन जुश हो गया। कम से कम एक बात तो हुई। फिर एक शाम की बात है। राजू देर से डिलीवरी खत्म करके बहारार की पिछली गली से गुजर रहा था कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। प्लीन, बस थोड़ा और समय दे दीजिए, अगले महीने पक्का लौटा दूंगी। वो प्रिया थी। वो गली के एक कोने में कुछ खतरनाक दिखने वाले आदमियों से घिरी हुई थी। उन सब ने काले कपाए पहन रखे थे और एक आदमी सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए प्रिया को घूर रहा था। अगला महीना? ये बात तू कितनी बार बोल चुकी है। सिर ब्याज ही कितना हो गया है पता है। मार्च कर दीजिए, सच में मार्च कर दीजिए। प्रिया ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। राजू वहीं रुक गया और देखने लगा, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। वो 60 सूदखोर गुंडे लग रहे थे और बीच में पटने का मतलब था वुद्ध भी मुसीबत में पटना। एक आदमी ने प्रिया की ठोड़ी पकाकर ऊपर उठाई। ए लाख की, आंखें खोलकर सुन ले, अगली बार कोई मौका नहीं मिलेगा, समझी? प्रिया ने आंसू पीते हुए सिर हिला दिया। वो आदमी हंसते हुए गली से निकल गए और प्रिया कई देर तक वहीं कमीन पर बैठी रही। राजू कुछ कर नहीं पाया और बस उसे देखता रहा। उसका दिल भारी हो गया, लेकिन वो सोच रहा था कि वो कर भी क्या सकता है। बस बेचारी है। बुरा हुआ सोचकर वो आगे बढ़ गया। लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद वही आदमी फिर प्रिया के पास आए और उसके अगले हफ्ते भी वो ढाबे के सामने ही चिल्लाते थे और उसे गली में खींचकर धमकाते थे। प्रिया हर बार हाथ जोकर गिनगिशाती और वो आदमी हर बार गालियां देकर चले जाते। राजू हर बार दूर से ये सब देखता था। वो मदद करना चाहता था पर डरता था। वो मदद करना चाहता था पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो लख की इस हालत में क्यों है, उस पर कितना कर्ज है, वो कुछ नहीं जानता था। फिर एक दिन राजू से और बर्दाश्त नहीं हुआ। गली में वही आदमी प्रिया को धमका रहे थे, लेकिन इस बार एक ने प्रिया के बाल पक्का लिए। सुन ले, ये आखिरी बार है, अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो अंजाम पता है ना। राजू के पैर अपने आप आगे बढ़ गए। दिमाग के सोचने से पहले उसका शरीर हरकत में आ चुका था। वो उन आदमियों के सामने खड़ा था। सुनिए, उन आदमियों ने मुंह कर देखा। फटे पुराने काम के कपों में सब्जी की महक वाला एक डिलीवरी वाला, एक मनाकिया शख्सियत। क्या है बे, निकल यहां से। उस पर कितना कर्ज है? वो आदमी हंसे। तू देगा क्या? 1 करोड़ है, पूरे 1 करोड़। 1 करोड़। राजू का दिमाग सुन्न हो गया। वो राम जो उसने 10 साल में जोई थी, उसके सपनों की कुल कीमत वो कुछ पल बिना कुछ बोले खसा रहा। क्या हुआ? सिर्फ बातें ही करेगा क्या? वो आदमी हंसते हुए मुड़ने लगे। प्रिया भी सिर झुकाए चुप खड़ी थी। राजू कुछ देर वहीं खसा रहा और फिर धीरे से बोला, मैं इंतजाम करूंगा। वो आदमी रुके और मुंह कर देखा। क्या कहा? 1 करोड़। मैं इंतजाम करूंगा, बस कुछ दिन दीजिए। वो आदमी हैरान होकर हंसने लगे। एक कीर जैसा डिलीवरी वाला 1 करोड़ का इंतजाम करेगा? उन्हें लगा वो पागल है, लेकिन राजू की आंखों में सच्चाई थी। ठीक है, 1 हफ्ते का समय देते हैं, लेकिन अगर झूठ बोला तो तू भी गया। वो आदमी गली से निकल गए। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजू ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे जुद नहीं पता, बस लगा कि चुप नहीं रहना चाहिए। उस रात राजू अपनी छोटी सी खोली में लौटा और अपनी पासबुक निकाली। आखिरी नंबर के बाद 7 हीरो। 10 साल की मेहनत उस पासबुक में ऐड थी। उसके हाथ कांप रहे थे। ये दे दिया तो वो फिर से हाली हाथ हो जाएगा। दुकान खोलने का सपना, इत्तस से जीने की उम्मीद, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अजीब बात थी,
उसका दिल फैसला कर चुका था। एक हफ्ते बाद वादे का दिन आ गया। राजू ने बैंक से पूरे 1 करोड़ रुपए निकाल लिए। बैंक का कर्मचारी उसे अजीब नारों से देख रहा था, लेकिन राजू बिना कुछ कहे नोटों का बंडल लेकर निकल गया। हाथ में पकड़ा बंडल उसे उम्मीद से हल्का लगा, 10 साल के वनन के हिसाब से बहुत हल्का। बाहर की पिछली गली में वो आदमी पहले से इंतजार कर रहे थे। प्रिया भी सिर झुकाए खड़ी थी। राजू के आते ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं। एक आदमी ने पूछा, पैसे लाया? राजू ने बिना कुछ कहे नोटों की मोटी गड्डी उसकी तरफ बढ़ा दी। उस आदमी ने झपट कर गड्डी ली और खोली। अंदर 500 के नोटों की गड्डियां थीं, पूरे 1 करोड़। आदमियों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक फकीर जैसा डिलीवरी वाला सच में 1 करोड़ ले आएगा। मूल राम आ गई, वहां बात की करो। मूल राम आ गई, एक फकीर खा पूरा करो, वहां मारकर पा सकता। ब्याज मान किया कहकर वो आदमी पैसे लेकर चले गए। राजू हाली हाथ खसा था और प्रिया अविश्वास भरी नजरों से उसे देख रही थी। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप मेरे जैसे इंसान के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजू ने सिर खुजाते हुए मुस्कुराया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। बस लगा कि चुप नहीं रहना चाहिए। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, चुपचाप, बिना आवाज के। जिंदगी में पहली बार किसी ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी, और वो भी 1 करोड़ रुपए। एक अनजान आदमी ने बिना किसी शर्त के। प्रिया ने कहा कि वो ये करोड़ चुकाएगी, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए। राजू ने हाथ हिलाकर कहा कि कोई बात नहीं, वो सच कह रहा था। उसने पैसे वापस लेने की उम्मीद से नहीं दिए थे। अब मुश्किल ये थी कि कर्ज तो चुक गया, लेकिन प्रिया के पास जाने की कोई जगह नहीं थी। वो ढाबे के गोदाम में सोती थी, लेकिन मालिक ने उसे भी वहां से निकलने को कह दिया। सूदखोरों ने दुकान के सामने कई बार तमाशा किया था, इसीलिए वो उसे और नहीं रखना चाहता था। आखिरकार प्रिया को अपना सामान बांधना पड़ा, एक छोटा सा बैग, बस यही उसकी कुल जमा पूंजी थी। राजू ये सब देख रहा था। जब प्रिया ढाबे से निकली तो सूरज डूब रहा था। उसने पूछा कि क्या उसके पास जाने की कोई जगह है, तो प्रिया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। इसका मतलब था कि आज रात सोने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। राजू कुछ देर हिचकिचाया। उसकी हुद की खोली बाहर के कोने में एक छोटा सा कमरा था, जो एक आदमी के लिए भी मुश्किल से पूरा पीटता था, लेकिन वो उस लड़की को सट पर नहीं छोड़ सकता था। सुनिए, इल्हाल मेरे घर चलिए। प्रिया चौंक कर सिर उठाकर देखने लगी। राजू ने जल्दी से हाथ हिलाया। हालत मत समझिए, बस जब तक कोई और जगह नहीं मिल जाती कुछ दिन रह सकती हैं। प्रिया कुछ देर सोचती रही और फिर सिर हिला दिया। उसके पास कोई और चारा नहीं था। राजू की खोली बाजार की गली के आसिर में एक पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल पर थी। दरवाजा खोलते ही एक छोटा सा कमरा नजर आया। एक छोटा सिंक, पुराना फ्रिज और कोने में एक पतला सा गद्दा, बस यही सब था। खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। प्रिया ने शर्मिंदा होकर सिर झुकाया, कहा कि वो सिर झुकाया दे रही है और जल्दी ही कमरा ढूंढ कर चली जाएगी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, कमरा एक ही है, इसलिए प्रिया अंदर सो जाए और वो बाहर बरामदे में सो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत, कोई बात नहीं, मुझे कहीं भी नींद आ जाती है। राजू ने रजाई प्रिया को दी और जुद एक पतला सा कंबल लेकर बाहर चला गया। सर्दियों की रात थी। बरामदे का अर्श बर्स की तरह ठंडा था। राजू ने कंबल ओढ़ा और सिकू कर लेट गया, लेकिन ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वो गर्म रजाई में लेटी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर की तरफ जा रहा था। जब भी हवा चलती, खिड़की की दरारों से ठंडी हवा अंदर आती और बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो आदमी कितनी ठंड में होगा, ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। राजू एक पतले से कंबल में सिकुड़ कर सो रहा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और शरीर बीच बीच में कांप रहा था। फिर भी राजू बिना किसी शिकायत के वहां लेटा हुआ था। प्रिया की आंखें भर आईं। यह आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? उसने 1 करोड़ रुपये यूं ही दे दिए। जब रहने की जगह नहीं थी तो घर ले आया, कमरा खुद इस्तेमाल करने को दिया और खुद काके की ठंड में बाहर सो रहा है। दुनिया में ऐसा बुद्धू कहां मिलेगा? प्रिया ने चुपचाप दरवाजा बंद किया और वापस रजाई में आ गई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आज तक उसने अपनी जिंदगी में इतना नेक इंसान नहीं देखा था, जो बिना कुछ उम्मीद किए, बिना कोई शर्त रखे सिर देता है। दुनियादारी से अनजान एक बुद्धू जैसा
लेकिन इसीलिए उसका दिल और दुख रहा था। प्रिया का एक राह था जो कोई नहीं जानता था। वो सिर ढाबे में बर्तन मांजने वाली एक कर्जदार लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। देश की बड़ी कंपनियों में से एक मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक की इकलौती बेटी प्रिया मेहरा। पिता के गुजरने के बाद उसकी सौतेली मां ने उससे सब कुछ छीन लिया था। उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया गया और उसके पास किसी से संपर्क करने का कोई बुढ़िया नहीं बचा था। उसने सूद पर पैसे लेकर गुजारा करने की कोशिश की, लेकिन अब वो भी हद से बाहर हो गया था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसे लगा जैसे दुनिया चाहती है कि वो मर जाए। लेकिन तभी ये बुद्धू जैसा आदमी उसकी जिंदगी में आया, एक अनजान लड़की के लिए अपनी पूरी जायदाद फेंक देने वाला और ठंडे जर ताकिए पर कांपते हुए भी बिना शिकायत के सोने वाला इंसान। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है। प्रिया ने रजाई को कसकर पकड़ लिया और मन में ठान लिया, वो इस एहसान को अरूर चुकाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस इंसान ने उसे जो दिया है वो उससे कहीं ज्यादा उसे वापस लौटाएगी, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। उस रात प्रिया ने सालों बाद उम्मीद को महसूस किया, बहुत छोटी और धुंधली, लेकिन वो वहां थी। उस बुद्धू की वजह से जो ठंडे रश पर कांपते हुए सो रहा था। अगली सुबह राजू उठा। उसका पूरा शरीर अखेहा हुआ था और उकाम हो गया था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। जब प्रिया ने पूछा कि उसे नींद कैसी आई, तो उसने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी। अपने लाल नाक को पोंछते हुए प्रिया ने माछी मांगी, लेकिन राजू ने हाथ हिला दिया। माछी की कोई बात नहीं, बल्कि घर में कोई है तो अच्छा लग रहा है। यह सुनकर प्रिया फिर रोने वाली थी। ये इंसान सच में दिल का शाम है, बिना किसी बनावट के एक नेक इंसान। ये सच्चाई उसके दिल को छू गई और इस तरह दो अजनबियों का साथ रहना शुरू हुआ। राजू पहले की तरह सुबह सुबह सब्जी की डिलीवरी करता रहा और प्रिया ने अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। कर्ज चुक गया था, लेकिन वो अब भी हाली हाथ थी। दोनों के पास अपने शरीर के अलावा कुछ नहीं था। कुछ दिन बीत गए। प्रिया ने हर तरह की नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ ठीक नहीं मिला। वो जहां भी अर्जी देती, कोई जवाब नहीं आता और इंटरव्यू में भी वो एल हो जाती। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, कोई पता नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, इसलिए ये होना ही था। राजू को प्रिया के लिए बहुत बुरा लगता था। रोज शाम को उसे थके हुए चेहरे के साथ लौटते देखना उसे दुखी करता था। वो कुछ मदद करना चाहता था, लेकिन वो जुद भी हाली हाथ था। फिर एक शाम की बात है, राजू कमरे की सफाई करते हुए एक पुराने कागड़ के लिहाए पर ठोकर खाई। ये उसके मां बाप के गुजरने के बाद बची हुई चीज थी। उसने आज तक इसे खोलकर नहीं देखा था। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि अंदर क्या है, और उसे लगा कि वैसे भी कोई कीमती चीज तो होगी नहीं। ये क्या है? प्रिया ने पास आकर पूछा। राजू ने लिहाहा खोलकर दिखाया। अंदर पीले पा चुके कुछ कागज थे। वो हमीन के कागजात थे। अरे ये मेरे माँ बाप छोड़ गए थे, लेकिन ये बेकार हमीन है, राजू ने लापरवाही से कहा। उसने बताया कि वो एक बार वहां गया था। वहां सिर्फ पत्थर और झांझियां थीं। बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। प्रिया ने कागजात अपने हाथ में ले लिए। उसने आदत के अनुसार उन्हें पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसकी आंखें बड़ी होती गईं। ये हमीन यहां है? हाँ, क्या हुआ? प्रिया ने अविश्वसनीय नौरों से राजू को देखा। राजू जी, ये कोई बेकार हमीन नहीं है। राजू हैरान था। क्या मतलब है आपका, प्रिया जी? प्रिया ने कागजात दिखाते हुए समझाया। ये पता उस जगह का है जहां जल्द ही डेवलपमेंट होने वाला है। अगले साल यहां मेट्रो स्टेशन बन रहा है और पास में एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने की भी योजना है। आसान शब्दों में, इस बामीन की कीमत 10 गुना नहीं 20 गुना तक बढ़ सकती थी। अभी इसकी कीमत करीबन 20 लाख होगी, लेकिन डेवलपमेंट के बाद यह 20 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। राजू ने चौंक कर पूछा, 20 करोड़? उसने 10 साल में 1 करोड़ जोड़े थे, और ये 20 करोड़? उसे यही नहीं हो रहा था। रहम इतनी बड़ी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था। प्रिया ने कागजात को फिर से देखा। लोकेशन, क्षेत्रफल, सब कुछ ध्यान से चेक किया। कोई गलती नहीं थी। राजू के मां बाप की छोई हुई यह हमीन कोई बेकार हमीन नहीं, बल्कि सोने की खान थी। बस किसी को उसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। असल में प्रिया को इन चीजों की परख थी।
जब वो अमीर घराने की बेटी थी तो उसने अपने पिता से निवेश करना सीखा था। प्रॉपर्टी, शेयर बाजार, बिजनेस एनालिसिस, ये सब उसने बचपन से सीखा था। उसके पिता हमेशा कहते थे कि प्रिया में पैदाइशी हुनर है और वो उनसे भी बड़ी बिजनेसमैन बनेगी। वही हुनर आज काम आया था। दूसरों की नजरों में जो बेकार पत्थरों का ढेर था, प्रिया की नजरों में वो हीरे की खान थी। प्रिया ने गंभीर नजरों से राजू को देखा। उसने पूछा कि क्या वो ये खमीन उसे सौंप सकता है, वो इसका सही इस्तेमाल करने का कोई रास्ता निकालेगी। राजू कुछ देर सोच में पाँच गया। सच तो ये था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। प्रॉपर्टी, निवेश, ये सब उसकी दुनिया से बहुत दूर की चीजें थीं। सब्जी बेचने वाला आदमी इन सब चीजों को कैसे समझ सकता है? मुझे ये सब समझ नहीं आता प्रिया जी, आप ही देख लीजिए, राजू ने कागनात प्रिया को देते हुए कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शक के। प्रिया हैरान रह गई। उसने पूछा कि क्या उसे इतनी आसानी से भरोसा कर लेना चाहिए? राजू मुस्कुराया। अगर आपको मेरे 1 करोड़ लेकर भागना होता तो आप कब की भाग गई होती, इसीलिए मुझे आप पर भरोसा है। प्रिया कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाई। उसका दिल भर आया। क्या यह आदमी सच में बुद्धू है या कोई भारिश्ता? दुनिया में कोई इतना मासूमियत से भरोसा करने वाला भी हो सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। उस दिन से प्रिया काम में लग गई। दिन में वो यहां वहां घूमकर जानकारी जुटाती और रात में बाहर का सर्वे करती। उसने लाइब्रेरी से बिजनेस की किताबें लीं और इंटरनेट पर मार्केट एनालिसिस किया। राजू की जमीन के आसपास लोगों की आवाजाही, अनुमानित विकास योजना, किराए की दरें, सब कुछ उसने बारीकी से समझा। नतीजा यह निकला कि जमीन को अभी बेचना घाटे का सौदा था, क्योंकि डेवलपमेंट की खबर अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। लेकिन वो सिर्फ इंतशार भी नहीं कर सकते थे। दोनों के पास गुवारा करने के लिए पैसे नहीं थे। प्रिया ने एक और रास्ता निकाला, जमीन को गिरवी रखकर एक छोटा सा लोन लेना और एक सब्जी की दुकान खोलना। राजू ने 13 साल तक सब्जी की डिलीवरी की थी, इसलिए उसके पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी। कौन सी सब्जी ज्यादा बिकती है, किस मौसम में क्या महंगा होता है, ताजगी कैसे बनाए रखनी है, यह सब उसने काम करके सीखा था। प्रिया ने राजू को अपनी योजना बताई। बामहार के एक कोने में एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोलते हैं। राजू माल और ग्राहकों को संभालेगा और वो इंटरनेट पर प्रचार और सप्लायर्स का काम देखेगी। उसने समझाया कि आज के हिम्माने में ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया पर प्रचार करने से ग्राहक ज्यादा आएंगे। राजू की आंखों में चमक आ गई और उसने सिर हिला दिया। अपनी दुकान, ये तो उसने सपने में ही सोचा था। दूसरों के नीचे काम करने के बजाय अपना बोर्ड लगाकर व्यापार करना। हालांकि अभी उनके पास पैसे नहीं थे और लोन लेना पड़ेगा, लेकिन उसे लगा कि यह हो जाएगा क्योंकि प्रिया कह रही थी। और इस तरह दोनों की साझेदारी शुरू हुई। एक खाली हाथ डिलीवरी वाला और एक घर से निकाली हुई अमीर हादी, दुनिया की सबसे बेमेल जोमी। लेकिन उन दोनों के पास कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास नहीं था। राजू के पास 13 साल का अनुभव और नेक ईमानदारी थी और प्रिया के पास बिजनेस का शानदार दिमाग था। अभी कोई नहीं जानता था। बाहर के कोने में शुरू हुई ये छोटी सी सब्जी की दुकान भविष्य में कितनी बड़ी होने वाली है। 1 महीने बाद बाहर की गली के आखिर में एक छोटी सी सब्जी की दुकान खुली। बोर्ड भी पुराना था और दुकान भी छोटी। मुश्किल से 2 ठेले अंदर आ सकते थे, लेकिन राजू के लिए वो दुनिया की सबसे चमकदार जगह थी। राजू दी सब्जी, हाथ से पेंट करके लिखा हुआ बोर्ड, लिखावट ते ही मैं ही थी, लेकिन राजू को वो बहुत पसंद आया। उसके नाम की दुकान ये सपने जैसा था। उद्घाटन के पहले दिन राजू सुबह 3 बजे उठ गया। वो सब्जी मंडी से सबसे तारहा सब्जियां चुनकर लाया। गोभी, मूली, प्याज, पालक, सब कुछ उसने बड़े प्यार से सजाया। ग्राहकों का इंतजार करते हुए उसने दुकान के सामने बार बार झांचू लगाई, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। सुबह गुजर गई, दोपहर गुजर गई, लेकिन कोई रुकने वाला नहीं था। कभी कभार कोई गुजरता तो बस देखकर चला जाता। बाहर में पहले से ही पुरानी सब्जी की दुकानें थीं और कोई नई कोने वाली दुकान पर क्यों आएगा। शाम होते होते राजू के कंधे झुक गए। दिन भर में सिर्फ 1 किलो प्याज और 1 गड्डी पालक बिकी थी। कहीं ये दुकान बंद ना हो जाए, ये डर उसके मन में आने लगा। तभी प्रिया दुकान पर आई। उसके हाथ में एक लैपटॉप था। राजू जी, चिंता मत कीजिए, ये तो बस शुरुआत है, प्रिया ने लैपटॉप खोलते हुए समझाया। उसने कहा कि आज का माना सिर्फ मेहनत से व्यापार करने का नहीं है, इंटरनेट पर प्रचार करना भी जरूरी है।
वो सोशल मीडिया पर दुकान की तस्वीरें डालेगी और रोड ताड़ा सब्जियों की फोटो अपलोड करेगी। उसने बताया कि आजकल की औरतें इंटरनेट से जानकारी लेती हैं, अगर वहां से बात फैली तो ग्राहक जरूर आएंगे। राजू को आधा यकीन था, आधा नहीं। उसे इंटरनेट के बारे में ज्यादा पता नहीं था, उसने कभी कंप्यूटर भी ठीक से नहीं चलाया था। लेकिन जब प्रिया कह रही थी तो उसने मान लिया। उस दिन से प्रिया काम में जुट गई। वो स्मार्टफोन से सब्जियों की तस्वीरें लेती थी, लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं, वो उन पर थोड़ा पानी छिड़कती ताकि वो तारा दिखें और अच्छी रोशनी में फोटो लेती थी। तस्वीर के नीचे वो लिखती, आज सुबह मंडी से जुद्ध चुनकर लाई हुई गोभी, क्या आपको इसकी ताजगी महसूस हो रही है? वो दिन में 2-3 बार तस्वीरें डालती। वो सब्जी सांच करते हुए राजू की तस्वीरें भी लेती और दुकान के कोने कोने को भी दिखाती। उसने ये भी बताया कि दुकान का मालिक 13 साल से सब्जी डिलीवरी का काम कर रहा है और वो एक अनुभवी इंसान है। कौन सी सब्जी किस मौसम की है, उसे कैसे स्टोर करें ताकि वो ज्यादा दिन चले, ऐसी उपयोगी जानकारी भी वो साथ में डालती थी। शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, फॉलोअर्स भी कुछ ही थे और लाइक्स भी नहीं आते थे, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। वो बिना एक भी दिन चूके तस्वीरें डालती रही। फिर एक दिन की बात है, एक अनजान जवान लड़की दुकान पर आई। क्या ये वही राजू दी सब्जी है जो इंटरनेट पर देखी थी? राजू ने हैरानी से सिर हिलाया। वो लौ की मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, सब्जियां बहुत ताना लग रही थीं, इसलिए जांच तौर पर आई हूं। उसने गोभी और पालक मांगा और यहीं से शुरुआत हुई। दिन में 1 ग्राहक से 2 हुए और 2 से 3। एक हफ्ते बाद दिन में 10-10 लोग आने लगे। सब कहते कि उन्होंने इंटरनेट पर देखकर आए हैं। दूर के मोहल्ले से भी लोग आने लगे। प्रिया की प्रचार की रणनीति काम कर रही थी। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स 100 से 500 हो गए। कमेंट्स भी आने लगे, यहाँ की गोभी सच में बहुत मीठी है, मालिक बहुत अच्छे हैं, अगली बार फिर आऊंगी, ऐसे रिव्यू जमा होने लगे। राजू बहुत खुश था। कोई भी ग्राहक आता वो सबसे प्यार से बात करता और सब्जी चुनते समय सबसे अच्छी वाली देता। वो थोड़ा यादा भी तौल देता था। ग्राहकों को राजू का ये भोलापन पसंद आया। एक ईमानदार चेहरा, सब्जियों के बारे में सब कुछ जानने वाला एक्सपर्ट और हमेशा ताड़ा माल, बात फैलने लगी। 2 महीने बाद दुकान छोटी पटने लगी। ग्राहक बा रहे थे, लेकिन माल रखने की जगह कम थी। राजू ने परेशान होकर कहा, प्रिया जी, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, ग्राहक बहुत ज्यादा हैं। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मुश्किल नहीं, अच्छी बात है। अब अगले पड़ाव पर जाने का समय आ गया है। प्रिया ने अगला प्लान पहले से ही बना रखा था। बगल की दुकान छाली थी, उसे लेकर दुकान को बड़ा करने का। सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि रिटेल के साथ साथ होलसेल का काम भी शुरू करने का। पास के रेस्टोरेंट्स को सब्जियां सप्लाई करने का। राजू की आंखें गोल हो गईं। होलसेल, क्या वो ये कर पाएगा? अब तक तो वो एक ग्राहक को बेचता था, लेकिन रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करने का मतलब था कि काम का पैमाना बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रिया ने राजू का हाथ पकड़ा कर कहा, राजू जी, आपने 13 साल तक डिलीवरी करते हुए इस बाहर के सारे रेस्टोरेंट्स को जान लिया है। कौन क्या सब्जी इस्तेमाल करता है, कौन कब ऑर्डर देता है, ये सब आपको पता है। यह सुनकर राजू ने सिर हिलाया। हाँ, ये सच था। उसे भी पता नहीं था कि उसके दिमाग में कितनी जानकारी जमा हो चुकी है। कौन सा रेस्टोरेंट ज्यादा पालक इस्तेमाल करता है, कौन सा ढाबा ज्यादा प्याज मंगाता है, उसे सब पता था। और इस तरह राजू दी सब्जी ने विस्तार की तैयारी शुरू कर दी। एक छोटी सी रिटेल दुकान से होलसेल करने वाली दुकान बनने की तरह। अभी मंजिल दूर थी, लेकिन दिशा साथ थी, ऊपर की ओर बनना। यही उन दोनों का मकसद था। समय बीतता गया और 3 साल गुजर गए। बाहर के कोने में बनी वो छोटी सी सब्जी की दुकान, राजू दी सब्जी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। शुरुआत में वो सिर्फ 2 ठेलों जितनी बही थी, फिर बगल की दुकान लेकर 2 गुनी हो गई और अगले साल सामने की हाली दुकान भी मिला ली। अब वो बानर की सबसे बड़ी सब्जी की दुकान थी। सिर्फ यही नहीं, प्रिया की योजना के अनुसार होलसेल का काम भी शुरू हुआ और वो सुपरहिट हो गया। राजू के 13 साल के बनाए हुए संपर्कों ने कमाल कर दिया। बानहार के रेस्टोरेंट्स के साथ साथ आसपास के मोहल्लों के रेस्टोरेंट्स भी राजू से सब्जियां मंगाने लगे। डिलीवरी राजू जुद करता था। सुबह माल लेकर उसे सजाना, फिर मोटरसाइकिल से डिलीवरी पर जाना, दिन में दुकान संभालना और शाम को अगले दिन के ऑर्डर लेना।
उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन राजू जुश था। उसने 2 कर्मचारी भी रख लिए थे। शुरुआत में दोनों सब कुछ करते थे, लेकिन ऑर्डर इतने बन गए कि संभालना मुश्किल हो गया था। प्रिया ने इंटरनेट पर विज्ञापन दिया और 2 ईमानदार दिखने वाले लड़कों को काम पर रख लिया। राजू को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके नीचे कोई काम कर रहा है, जिसे लोग बुद्धू बुलाते थे। वो मालिक बन गया था। यह सपने जैसा था। सिर्ज दुकान ही बड़ी नहीं हुई थी, प्रिया की नौरें और ऊंची थीं। वो सिर्ज सब्जियां रीदकर बेचने के बजाय एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना चाहती थी। सीधे किसानों से माल रीदकर बिचौलियों का मार्जिन खत्म करना, जिससे वो सस्ता बेचकर भी ज्यादा मुनाफा कमा सकें। प्रिया खुद किसानों से मिलने लगी। वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब तक गई। उसने उन किसानों को ढूंढा जो अच्छा माल उगाते थे, लेकिन बेचने के लिए बाहर नहीं था, और उनसे सीधे रीद का चारे किया। राजू की दुकान उनका सारा माल रीदेगी ताकि वो बिना चिंता के खेती कर सकें। किसानों के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। बिना बिक्री की चिंता के माल बेचने का मौका मिल रहा था। इस तरह सीधे जुने हुए किसानों की संख्या 10 से 20 हो गई। माल ज्यादा होने से कीमत में सायदा हुआ, और कीमत कम होने से ग्राहक और बाय एक अच्छा चक्र शुरू हो गया था। तीसरे साल में राजू दी सब्जी को सिर्फ एक दुकान कहना मुश्किल था। उसने बानार में एक अलग गोदाम ले लिया था, और डिलीवरी के लिए मोटरसाइकिल की जगह एक छोटा ट्रक आ गया था। कर्मचारियों की संख्या भी 7 हो गई थी। लोग अब उसे आपके ऐसे बुलाने लगे थे, राजू फ्रेश प्रोड्यूसर्स। सालाना कमाई 10 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। राजू को यह राम देखकर भी यकीन नहीं होता था। 3 साल पहले उसे 1 करोड़ जमा करने में 10 साल लगे थे, और अब 1 साल में 10 करोड़ आ रहे थे। उसे लगा जैसे दुनिया ही बदल गई है। लेकिन राजू को कभी कभी कुछ अजीब लगता था। उसे लगता था कि प्रिया कोई आम लौकी नहीं है। एक बार वो कुछ बड़े ग्राहकों के साथ डिनर पर गए। वो एक महंगे रेस्टोरेंट में गए। राजू पहली बार ऐसी जगह गया था, इसलिए वो घबराया हुआ था। उसे नहीं पता था कि कितने चम्मच कांटे इस्तेमाल करने हैं, और मेन्यू पर लिखे अंग्रेजी शब्द भी वो नहीं पढ़ पा रहा था। लेकिन प्रिया अलग थी। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो हमेशा ऐसी ही जगहों पर पली बड़ी हो। उसे पता था कि कौन सी डिश किस क्रम में आएगी, और वाइन चुनते समय भी उसने झट से चुन ली। जब वेटर ने एक वाइन सुझाई, तो उसने दूसरी वाइन चुनते हुए कहा कि इस डिश के साथ ये ज्यादा अच्छी लगेगी। वेटर हैरान होकर सिर हिलाने लगा। राजू ने घर आकर पूछा, प्रिया जी, आपने ये सब कहां से सीखा? प्रिया एक पल के लिए रुकी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर चुप हो गई। फिर उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले कभी किताबों में पढ़ा था, बस दिलचस्पी थी, इसलिए थोड़ा पढ़ लिया। राजू ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में एक शक रह गया। सिर्फ किताब में पढ़कर कोई इतना सहज नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी जिंदगी ऐसे ही जी हो। सिर्फ यही नहीं, प्रिया कभी कभी अजीब गलतियां भी कर देती थी। एक बार वो एक कॉन्ट्रैक्ट देख रही थी तो बोली, इसे हमारी कंपनी की लीगल टीम को दिखाना पड़ेगा, और फिर अचानक चुप हो गई। लीगल टीम? इतनी छोटी कंपनी में लीगल टीम कहां से आएगी? जब राजू ने पूछा तो प्रिया ने बात बदल दी। कुछ नहीं, मैं बस कुछ और सोच रही थी। राजू ने ज्यादा नहीं पूछा। उसने सोचा कि जब प्रिया बताना चाहेगी तो बता देगी। हर किसी का एक अतीत होता है जिसे वो छिपाना चाहता है। राजू खुद भी अपने माँ बाप के गुजरने के बाद के भटकने वाले दिनों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन एक बात साथ थी, प्रिया एक असाधारण लड़की थी। ढाबे में बर्तन मांजने वाली लौकी में इतना बिजनेस का हुनर कैसे हो सकता है? ये बहुत अजीब था। क्या भगवान ने इसे भेजा है? राजू कभी कभी ये सोचता था। एक शाम प्रिया ने राजू से कहा, अब हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाने का समय आ गया है। बाहर के अंदर रहकर हम एक सीमा तक ही बो सकते हैं, इसीलिए शहर के बाहर एक बड़ा गोदाम लेकर बनकर आज के डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करना चाहिए। राजू ने सिर हिला दिया। अब वो जान गया था कि प्रिया जो कहती है वो सही होता है। पिछले 3 सालों में वो कभी गलत नहीं हुई थी। इस बार भी जरूर सब ठीक होगा। इस बीच दोनों पति पत्नी बन चुके थे। कोई सास प्रपोल नहीं हुआ था और न ही कोई बड़ी शादी। एक दिन राजू ने भोलेपन से कहा, पूरी जिंदगी साथ रहना। प्रिया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बस यही था। उन्होंने कोर्ट जाकर शादी कर ली और बानहार के लोगों को मिठाई खिला दी। यही उनकी शादी थी।
डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की योजना बनते ही प्रिया ने राजू को एक सुझाव दिया। तुम्हें पचाई क्यों नहीं करनी चाहिए? बिजनेस बड़ा होने पर कागजात बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल होंगे, टैक्स की समस्याएं आएंगी, और ये सब सिर्फ दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। मालिक को उद भी पता होना चाहिए ताकि कोई धोखा न दे। राजू ने सिर खुजाया। पढ़ाई? वो क्या पढ़ाई करेगा? जो स्कूल भी ठीक से नहीं गया, वो अब क्या सीखेगा? राजू जी, उम्र सिर्फ एक नंबर है। जब सीखने की इच्छा हो वही सबसे अच्छा समय है। प्रिया ने एक नाइट कॉलेज का ब्रोशर उसके हाथ में दिया। वो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स था। दिन में काम और शाम को क्लास, ताकि बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई भी हो सके। राजू कुछ देर तक ब्रोशर देखता रहा। उसे शक था, लेकिन प्रिया कह रही थी तो उसने कोशिश करने का फैसला किया। एडमिशन टेस्ट मुश्किल नहीं था, ज्यादातर इंटरव्यू पर आधारित था, और राजू ने भोलेपन से लेकिन ईमानदारी से जवाब दिए, मैं बिजनेस को और अच्छे से चलाना चाहता हूं। देर हो गई है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं। इंटरव्यू लेने वालों ने सिर हिलाया और उसे एडमिशन दे दिया। 35 साल की उम्र में वो एक कॉलेज स्टूडेंट बन गया। राजू पहली क्लास में घबराया हुआ था। आसपास सब 20-22 साल के जवान लक्कियां थीं, और सिर्फ वही 11 उम्र का था। कहीं लोग मेरा मजाक न उड़ाएं, क्या मैं सब कुछ समझ पाऊंगा? उसे चिंता हो रही थी। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। शुरुआत में वो प्रोसेसर की हर बात को ध्यान से लिखता था, एक भी शब्द न छूटे, इसीलिए वो पेन को दबा दबा कर लिखता था। लेकिन जब वो घर आकर नोट्स देखता तो एक चमत्कार होता था। क्लास में कही गई हर बात उसके दिमाग में सांच दोबारा चलने लगती थी। प्रोसेसर ने किस भाव से क्या कहा था, बोर्ड पर क्या लिखा था, सब कुछ जैसे वीडियो की तरह साफ दिखाई देता था। परीक्षा का समय आया। दूसरे छात्र रात रात भर किताबों से जूझते रहे, लेकिन राजू के लिए किताब को एक बार पढ़ना ही काफी था। वो जैसे ही पन्ने पलटता, पूरी की पूरी सामग्री उसके दिमाग में छप जाती थी। वो एक भी शब्द भूले बिना सब कुछ याद कर सकता था। पहले परीक्षा का परिणाम आया। राजू ने हर विषय में टॉप किया था। प्रोफेसर हैरान होकर राजू को अलग से बुलाया। तुमने नज़ल तो नहीं की? राजू ने सिर हिलाकर मना किया। मैंने तो बस वही लिखा जो किताब में था। प्रोफेसर ने एक टेस्ट लिया। उसने किताब का कोई भी पन्ना खोला और पहली लाइन पढ़ी, और राजू ने पूरा पन्ना शब्दशः सुना दिया, एक भी गलती के बिना। प्रोफेसर की आंखें फटी रह गईं। बेटा, ये तो जोटोग्राफिक मेमोरी है। ये बहुत ही दुर्लभ काबिलियत है। राजू को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो बस जो देखता था उसे याद रख लेता था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रोफेसर ने सिर हिलाया। आम आदमी 10 बार पढ़ने के बाद भी एक पन्ना पूरा याद नहीं कर सकता। तुम तो पैदाइशी जीनियस हो। उस शाम राजू ने घर आकर प्रिया को बताया। प्रोफेसर अजीब बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं जीनियस हूं, कोई जोटोग्राफिक मेमोरी है मुझ में। प्रिया के चेहरे के भाव बदल गए। वो कुछ देर सोचती रही, फिर पूछा, राजू जी, क्या आपको इस बाहर के सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू और कीमतें याद हैं? राजू ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। किस रेस्टोरेंट की दाल मखनी कितने की है, किस ढाबे की चाय कितने की है, सब पता है। और हमारे सप्लायर किसानों के नंबर 32 के 32। राजू ने फिर सिर हिलाया। हाँ, बोन नंबर तक याद है। एक बार देख लूं तो भूलता नहीं। प्रिया की आंखें बाही हो गईं। अब जाकर सारी कड़ियां झूम गईं। राजू काम में इतना अच्छा क्यों था? क्यों एक बार बताने पर कभी गलती नहीं करता था? क्यों उसे हर ग्राहक का चेहरा और नाम याद रहता था? वो बुद्धू होने की वजह से रट्टा नहीं मारता था। वो जीनियस होने की वजह से अपने आप याद कर लेता था। प्रिया ने राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजू जी, आप बुद्धू नहीं थे, आपको बस सीखने का मौका नहीं मिला। राजू हाली नजरों से प्रिया को देखता रहा। उसने 35 साल तक बुद्धू सुनकर जिंदगी गुजारी थी। बचपन से ही लोग उसे धीमा, बेवकूफ, नासमझ कहकर चिढ़ाते थे। वो खुद भी यही मानता था कि वो दिमाग से कमजोर है, कि उसकी किस्मत में सिर्फ मेहनत मजदूरी करना लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसका दिमाग कमजोर नहीं था, उसे बस सीखने का मौका नहीं मिला था। माँ बाप के जल्दी गुजर जाने के बाद उसे हिंदा रहने के लिए स्कूल जाने का समय नहीं मिला, और बाहर में काम करते करते किताब खोलने का वक्त नहीं मिला। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के आंसू नहीं, इन्हीं परिकारी समा जाती थे, नहीं अफसोस के। बस ऐसा लगा जैसे जिंदगी भर का एक बोझ उतर गया हो। वो बुद्धू नहीं था, बस ये एक सच्चाई उसकी दुनिया बदल देने के लिए काई थी। उस दिन के बाद राजू बदल गया।
उसे पचाई में मजा आने लगा। वो मैनेजमेंट की किताबें पढ़ता, अकाउंटिंग सीखता, कानून की किताबें भी देखता। एक बार देखने पर सब याद हो जाता, इसलिए उसका ज्ञान तेजी से बढ़ने लगा। अब वो ग्राहकों से मिलते समय पहले की तरह झिझकता नहीं था। वो तुरंत आंकड़े बताता, शर्तों को बारीकी से जांचता और कॉन्ट्रैक्ट रद्द पाता था। बामार के लोग कानाफूसी करने लगे। राजू बदल गया है। वो पहले वाला बुद्धू राजू नहीं रहा। कुछ लोग जलते थे, कुछ लोग तारी करते थे, लेकिन राजू को कोई पोड़ नहीं पोड़ता था। अब वो जानता था कि वो कौन है। वो बुद्धू नहीं था, वो बस एक ऐसा फूल था जो देर से खिला था। उसी समय दिल्ली के एक पॉश इलाके की एक ऊंची इमारत में कुछ और ही चल रहा था। मेहरा ग्रुप का हेड ऑफिस, सबसे ऊपरी मंजिल पर चेयरमैन का कमरा। खिड़की से पूरी दिल्ली का नजारा दिखता था। 50-55 साल की एक औरत चम्हे की कुर्सी पर बैठी शाइलें देख रही थी। चेहरे सख्ती और तेंदी, एक ऐसी औरत जिसके होठों पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। मेहरा ग्रुप की एक्टिंग चेयरपर्सन मालिनी देवी, लोग उसे मैडम कहकर बुलाते थे। सेक्रेटरी ने धीरे से दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक पतला सा लिहाजा था। मालिनी देवी ने इशारे से उसे लाने को कहा। मैडम, आपने जो जानकारी मांगी थी। सेक्रेटरी शाइल रखकर चली गई। मालिनी देवी ने लिहाजा खोला और एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक लोकी थी, बाहर के बीचों बीच सब्जियां सजाती हुई। पहले की तरह बेचारी नहीं, बल्कि चेहरे पर एक चमक थी। मालिनी देवी की आंखें सिकुड़ गईं, उसके होंठ कांपे। प्रिया, जिसे वो मरा हुआ समझ बैठी थी, वो हिंदा थी, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, व्यापार करके पैसे भी कमा रही थी। 3 साल पहले मालिनी देवी ने सोचा था कि उसने प्रिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। उसने उस पर गबन का झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया था और सूदखोरों के हवाले करके उसे कर्ज में डुबो दिया था। उसे दिवालिया बना दिया था ताकि उसे कहीं नौकरी न मिले। उसने सोचा था कि वो भूख से मर जाएगी या खुदकुशी कर लेगी, लेकिन वो हिंदा थी और बिजनेस भी कर रही थी। मालिनी देवी के लिए प्रिया आंखों का कांटा थी, क्योंकि वो मेहरा ग्रुप के संस्थापक मिस्टर मेहरा की असली बेटी थी। मालिनी देवी मिस्टर मेहरा की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के जल्दी गुजर जाने के बाद वो घर में आई थी। तब प्रिया 10 साल की थी। शुरुआत में उसने एक अच्छी सौतेली मां होने का नाटक किया। वो प्रिया को तोहफे देती, उससे मीठी बातें करती, लेकिन उसके दिल में कुछ और था। अगर प्रिया न होती तो मेहरा ग्रुप की सारी दौलत उसकी हो सकती थी। जब तक मिस्टर मेहरा हिंदा थे, वो कुछ नहीं कर पाई। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन 5 साल पहले मिस्टर मेहरा की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, और तभी से मालिनी देवी का असली चेहरा सामने आया। उसने प्रिया पर कंपनी के पैसे गबन करने का झूठा इल्जाम लगाया। प्रिया अपने पिता के नीचे काम करते हुए निवेश का काम संभालती थी, और मालिनी ने आरोप लगाया कि उसी दौरान उसने पैसे चुराए। बेशक ये झूठ था। गबन शुद्ध मालिनी देवी ने किया था, और उसने सबूतों को बदलकर प्रिया पर इल्जाम लगा दिया। बोर्ड और डायरेक्टर्स मालिनी देवी के साथ थे। उसने पहले ही सबको अपनी तराम कर लिया था। प्रिया को कंपनी से निकाल दिया गया और उसके पिता की छोई हुई विरासत भी फ्री कर दी गई। एक झटके में उसने सब कुछ खो दिया। इतना ही नहीं, उसने सूदखोर भी उसके पीछे लगा दिए। प्रिया ने अपने स्कूल के एक दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए थे। वो दोस्त लौटा नहीं पाया और उसने सूद पर पैसे ले लिए। मालिनी देवी ने उस कर को रीत कर प्रिया के नाम कर दिया, एक ऐसा कर जिसकी वो गारंटर भी नहीं थी। अचानक उस पर आ गया। प्रिया के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास वकील करने के पैसे नहीं थे और न ही कोई उसकी मदद करने वाला था। मालिनी देवी ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, और इस तरह वो शक पर आ गई और एक ढाबे में बर्तन मांझकर गुआरा करने लगी। लेकिन वही प्रिया अब फिर से उठ खड़ी हो रही थी। तस्वीर में उसका चेहरा 3 साल पहले वाला नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मालिनी देवी ने शाइल के पन्ने पलटे। रिपोर्ट में प्रिया के बारे में सब कुछ लिखा था। वो बाहर में सब्जी का व्यापार कर रही है। 3 साल में सालाना कमाई 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है, और उसका एक पति भी है। पति के नाम के आगे लिखा था राजू, पूर्व सब्जी डिलीवरी वाला, अभी नाइट कॉलेज का छात्र। मालिनी देवी हंसी। अमीर हादी ने एक बानहार के डिलीवरी वाले से शादी कर ली। उसे अच्छा लगा, लेकिन यह हंसने का समय नहीं था। अगर प्रिया ने पैसे कमा लिए और तांतवर हो गई, तो वो एक दिन बदला लेने अरूर आएगी।
वो अपने पिता की कंपनी को ऐसे ही नहीं जाने देगी। मालिनी देवी ये अच्छी तरह जानती थी, अगर वो उसकी जगह होती तो वो भी यही करती। मालिनी देवी ने सेक्रेटरी को बुलाया। इसे चुपचाप रास्ते से हटा दो, धमकाकर भगा दो या दुकान तुवा दो, जो करना है करो, लेकिन आंच मुझ पर नहीं आनी चाहिए, उसने साच कह दिया। सेक्रेटरी सिर झुकाकर चली गई। मालिनी देवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाया, एक बार कुचल दिया तो पूरी तरह कुचलना चाहिए, हिंदा छोड़ दिया तो किए की तरह फिर से निकल आते हैं। कुछ दिनों बाद राजू फ्रेश प्रोड्यूस के ऑफिस के सामने एक काली गाजी आकर रुकी। गाजी से 3 हृष्ट पुष्ट आदमी उतरे। तीनों के चेहरे तरनाक थे और उनके टैटू सांड दिख रहे थे। बानहार के लोग डरकर दूर हो गए। वो सांड गुंडे लग रहे थे। आदमियों ने पूछा। ऑफिस का दरवाजा धक्के से खोला। राजू डिलीवरी पर गया हुआ था और प्रिया अकेली कागज साथ देख रही थी। अचानक आए आदमियों को देखकर प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। कौन हो तुम लोग? एक आदमी हंसते हुए बोला। ऊपर से मैडम का पैगाम है, दुकान बंद करके इस मोहल्ले से धजा हो जाओ। उसने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। प्रिया तुरंत समझ गई। मालिनी देवी 3 साल बाद भी वो उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। कह देना उनसे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आदमियों के चेहरे और जतरनाक हो गए। एक ने मेन पर रखे सारे कागज हाथ नीचे फेंक दिए और दूसरे ने शेल्फ पर लात मारी। सामान धड़ाम से नीचे गिर गया। प्रिया चीख कर पीछे हटी। चेतावनी सिर्फ एक बार दी जाती है, अगली बार इतना आसान नहीं होगा। वो आदमी ऑफिस को तहस नहस करके चले गए। प्रिया बिखरे हुए सामान के बीच हमीन पर बैठकर कांपने लगी। उसे लगा जैसे 3 साल की मेहनत आंखों के सामने टूट गई हो। तभी राजू वापस आया। बिखरा हुआ ऑफिस देखकर उसका चेहरा सैद पा गया। वो हमीन पर बैठी प्रिया के पास भागा। प्रिया जी, आप ठीक हैं? क्या हुआ? प्रिया ने राजू को पकड़कर रोना शुरू कर दिया। जो बातें उसने अब तक छिपाई थीं, अब उसे बताना ही होगा। वो कौन है, क्यों उसके पीछे लोग पड़े हैं, सब कुछ। प्रिया ने सब कुछ बता दिया कि वो मेहरा ग्रुप के संस्थापक की बेटी है, कि उसकी सौतेली मां ने उस पर झूठा इल्हाम लगाकर निकाल दिया था। 3 साल पहले जो सूदखोर उसे परेशान करते थे, वो भी उसी की चाल थी। राजू बिना कुछ कहे सुनता रहा। वो न तो हैरान हुआ और न ही उसने कोई सवाल किया। जब प्रिया की बात एक जाम हुई तो उसने सिर झुका लिया। मां कर दीजिए, अब तक छिपाने के लिए मां कर दीजिए, आपको इस मुसीबत में डालने के लिए मां कर दीजिए। वो रोते हुए कहने लगी कि उसकी वजह से राजू भी झोतरे में पा गया है। राजू ने प्रिया का हाथ पकड़ा। प्रिया जी, मां जी की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। राजू की आवाज शांत थी। क्या उसे गुस्सा नहीं आया? बिल्कुल आया, लेकिन प्रिया पर नहीं, उन लोगों पर जिन्होंने प्रिया को इस हाल में पहुंचाया था। कोई इंसान किसी की जिंदगी को इस तरह कैसे बर्बाद कर सकता है, उसे समझ नहीं आ रहा था। राजू उठा और बिखरे हुए ऑफिस को देखा। टूटी हुई शेल, बिखरे कागज, टूटा सामान, ये सब उन्होंने 3 साल की सून पसीने की मेहनत से बनाया था। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, लेकिन राजू के दिमाग में कुछ तेजी से चल रहा था। अभी आए उन आदमियों के चेहरे उसे सान याद थे, तीनों के। उनके हाव भाव, टैटू की जगह बोलने का तरीका, सब कुछ। सिर्फ यही नहीं, खिड़की से उसे उन आदमियों की काली गाजी भी दिखी थी। वो जा चुकी थी, लेकिन राजू को उस गाजी का नंबर प्लेट याद था। ऑफिस का दरवाजा खुलते ही बस एक पल के लिए देखा था, लेकिन वो उसके दिमाग में छप गया था। राजू बुदबुदाया, गाजी का नंबर क्या था, मॉडल क्या था, और शीशे पर दरार कहां थी, सब कुछ। प्रिया ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? मुझे सब याद है, उन आदमियों के चेहरे, उनकी आवाज, उनकी कलाई पर बना टैटू भी। राजू ने शांति से बताया। पहले आदमी की बाएं भौं पर निशान था और दाहिने हाथ पर शेर का टैटू था। दूसरे आदमी की एक उंगली टेढ़ी थी और वो थोहा तुतलाकर बोलता था। तीसरे आदमी की गर्दन पर 3 तिल थे और उससे सिगरेट की बहुत तेज बदबू आ रही थी। प्रिया अविश्वसनीय नजरों से राजू को देखती रही। राजू मुस्कुराया। प्रोफेसर ने कहा था ना, मेरे दिमाग में एक कैमरा है। नहीं, कैमरा नहीं, सीसीटीवी है। राजू ने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। प्रिया ने मना किया, कोई जायदा नहीं होगा। मालिनी देवी बहुत ताकतवर है, पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाएगी। अगर उसे छेहा तो वो और बड़ा हमला करेगी। लेकिन राजू की सोच अलग थी।
अगर वो पहले वाला राजू होता तो चुपचाप सह लेता, डर की वजह से और क्योंकि उसे पता नहीं होता कि क्या करना है। लेकिन अब वो अलग था, उसके दिमाग में एक हथियार था। राजू ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्रिया जी, मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरे पास एक तरिया है। राजू अगले दिन से काम में लग गया। सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन गया। उसने शिकायत दर्ज कराते हुए अपराधियों का पूरा हुलिया विस्तार से बताया। पुलिस भी हैरान थी उन्हें बात करते। वो आमतौर पर पीड़ित सदमे में ज्यादा कुछ याद नहीं रख पाते, लेकिन राजू ऐसे बता रहा था जैसे कोई वीडियो चला रहा हो। उसने गाजी का नंबर भी दिया। पुलिस ने चेक किया तो वो चोरी की गाजी निकली, लेकिन हाल ही में उसे कहीं देखा गया था। जांच शुरू हो गई। इसके बाद वो एक वकील के पास गया। प्रिया का एक पुराना वकील था जिसे वो जानती थी। जब वो अपने पिता की कंपनी में काम करती थी तब उससे जान पहचान हुई थी। प्रिया ने ओन किया तो वो उशी मिलने को तैयार हो गया। उसने पूरी बात सुनी और मदद करने का वादा किया। वकील ने कहा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, धमकी देने और काम में बाधा डालने के आरोप काजी हैं। मुश्किल सिर्फ सबूतों की है। सीसीटीवी के बिना अपराधियों को पकड़ना मुश्किल होगा। राजू ने धीरे से कहा, वकील साहब, मैं ही सीसीटीवी हूं। वकील ने हैरानी से देखा। राजू ने शांति से समझाया, अपराधियों के चेहरे, हुलिया, गाजी का नंबर, बातचीत, सब कुछ मुझे याद है। मैं कोर्ट में गवाही दे सकता हूं। वकील ने एक टेस्ट लिया। उसने कोई भी कागज दिखाया, फिर उसे बंद करके उसके बारे में पूछा। राजू ने एक भी शब्द बदले बिना सब कुछ बता दिया। वकील का मुंह खुला रह गया। ये तो कोर्ट में काम आएगा। जांच तेजी से आगे बढ़ी। राजू के बयान के आधार पर अपराधियों की पहचान हो गई और एक हाथे में तीनों पकड़े गए। वो पेशेवर गुंडे थे। राजू यहीं नहीं रुका। उसने उन पर केस करते हुए यह भी पूछा कि उन्हें किसने भेजा था। शुरुआत में वो चुप रहे, लेकिन जब जेल जाने की नौबत आई तो एक एक करके बोलने लगे। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कोई और है। किसी ने उन्हें पैसे देकर यह काम करवाया था। वो सीधे उससे नहीं मिले थे, एक बिचौलिए के प्रिय संपर्क हुआ था। जब उन्होंने बिचौलिए का हुलिया बताया तो राजू के दिमाग की पहेली सुलझने लगी। राजू ने घर आकर प्रिया को बताया, अब हम उनके रीब पहुंच रहे हैं। थोहा और खोदने पर असली अपराधी सामने आ जाएगा। प्रिया की आंखों में डर और उम्मीद का मिला जुला भाव था। वो 3 साल तक डरकर जी थी। वो जानती थी कि एक दिन उसे सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो डरती थी। राजू ने प्रिया का हाथ पक्का कर कहा, प्रिया जी, अब छिपने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। प्रिया ने सिर हिलाकर आंसू पी लिए। 3 साल पहले उसका कर चुकाने वाला वो बुद्धू अब उसे बचाने वाला इंसान बन गया था। दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंसान। अपराधियों में से एक ने मुंह खोल दिया। उसने बताया कि उन्हें पैसे देने वाला बिचौलिया कौन था। वो मेहरा ग्रुप के सेक्रेटरी ऑफिस का एक कर्मचारी था, मालिनी देवी का खास आदमी। पुलिस ने उस बिचौलिए को बुलाकर पूछताछ की। शुरुआत में वो मुकरता रहा, लेकिन सबूतों के सामने आखिरकार उसने सच उगल दिया। मालिनी देवी के कहने पर उसने गुंडों को काम पर रखा था। पैसे कंपनी के नहीं, बल्कि मालिनी देवी के निजी काले धन से दिए गए थे। काला धन, ये शब्द सुनते ही प्रिया की आंखें चमक उठीं। उसे पहले से ही शक था। पिता के गुजरने के बाद जब मालिनी देवी ने कंपनी संभाली तो कुछ अजीब पैसों का लेन देन हो रहा था। कुछ पैसे जो खातों में नहीं थे, कहीं और जा रहे थे। प्रिया ने जब इसकी जांच करने की कोशिश की तो उस पर झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया गया। प्रिया ने राजू से कहा, मालिनी देवी को पकड़ने के लिए हमें उस काले धन के लेन देन का पता लगाना होगा। अगर वो मिल गया तो हम उस पर गबन का केस कर सकते हैं। मुश्किल सबूतों की थी। मालिनी देवी बहुत शातिर थी, उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा होगा। राजू ने सिर हिलाकर पूछा, वो सबूत कहां हो सकते हैं? प्रिया कुछ देर सोच में पड़ गई। जब मेरे पिता इंदा थे तो उनका एक स्टडी रूम था, वहां जरूरी कागजात रखे रहते थे। मालिनी देवी ने वो सब अपने बेगजे में ले लिए होंगे। लेकिन तभी एक अनपेक्षित मदद मिली। मेहरा ग्रुप के एक पुराने कर्मचारी ने उनसे संपर्क किया। वो एक अनुभवी अकाउंटेंट था जो प्रिया के पिता के समय से कंपनी में था। मालिनी देवी उसे भी निकालने वाली थी। वो कर्मचारी प्रिया से मिलने आया। उसने कुछ साइलों की कॉपी देते हुए कहा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सालों तक मालिनी देवी को कंपनी का पैसा चुराते हुए देखा है। अब मेरा पांचमीर मुझे जीने नहीं देता। आइलों में संदिग्ध लेन देन की भरमार थी। रही कंपनियों में भेजे गए पैसे, झूठे कॉन्ट्रैक्ट, हेर फेर किए गए खाते।
राम बहुत बड़ी थी। कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपये मालिनी देवी के निजी खातों में गए थे। प्रिया हाइलें देखते हुए कांपने लगी। ये तो उस पर लगाए गए गबन के इल्जाम से कहीं बड़ा अपराध था। उसने उसके पिता की बनाई हुई कंपनी को खोखला कर दिया था। राजू ने भी साइलें देखी। वो एक एक पन्ना पलटता गया और अपनी आंखों से स्कैन करता गया, और फिर उसने सब कुछ अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। अकाउंट नंबर, लेन देन की तारीख, राम, कंपनी का नाम, सब कुछ। सैकड़ों पन्नों की आयलें राजू की याददाश्त में समा गईं। प्रिया ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें यह सब याद हो सकता है? हाँ, सब याद हो गया। अब अगर असली शाइलें गायब भी हो गईं तो मैं गवाही दे सकता हूं, राजू ने शांति से जवाब दिया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अगर यह इंसान न होता तो वो यहां तक नहीं पहुंच पाती। 3 साल पहले अपनी पूरी जायदाद फेंक देने वाला वो बुद्धू आज उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। वकील ने साइलों का विश्लेषण किया। उसने कई रातें जागकर लेन देन को ट्रैक किया। नतीजा शांत था। मालिनी देवी ने 5 सालों में कम से कम 300 करोड़ रुपए का गबन किया था। उसने कंपनी का पैसा निकालकर विदेशी खातों में छिपाया था और कुछ को प्रॉपर्टी में लगाकर सैयद किया था। वकील ने सिर हिलाते हुए कहा, इतने में तो जेल जाना तय है। सबूत काची हैं। हमें तुरंत प्रोसिक्यूटर के पास शिकायत करनी चाहिए। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन समय सही होना चाहिए। हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग के दिन ये बम फोड़ेंगे। प्रिया की आंखों में एक चमक थी। 1 महीने बाद मेहरा ग्रुप की सालाना जनरल मीटिंग थी। उसी दिन मालिनी देवी को औपचारिक रूप से चेयरपर्सन नियुक्त किया जाना था। अब तक वो एक्टिंग चेयरपर्सन थी, लेकिन इस बार वो बोर्ड की मंजूरी लेकर पक्की चेयरपर्सन बनने वाली थी। वहीं उसे पकाना सबसे सही था। जब सारे शेयर होल्डर्स मौजूद हों, जब वो चेयरपर्सन बनने वाली हो, ठीक उसी पल पुलिस वहां पहुंचे। सबूत मिटाने का मौका नहीं मिलेगा, भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। सबके सामने उसे अपमानित करना था। वकील ने सिर हिलाया, हम पहले से ही शिकायत दर्ज करा देंगे और गिरफ्तारी का वारंट लेकर मीटिंग के दिन कार्रवाई करेंगे। ये योजना बिल्कुल काम कर सकती थी। कुछ दिनों बाद वकील ने प्रोसिक्यूटर के पास शिकायत दर्ज करा दी। 300 करोड़ का गबन, धोखाधड़ी, झूठे सबूत, झूठा आरोप, कई धाराएं लगाई गईं। प्रोसिक्यूटर भी हैरान थे। इतना बड़ा घोटाला आम नहीं था। केस के इंचार्ज ने प्रिया और राजू को बुलाकर बात की। उसने सबूतों की जांच की और राजू का बयान भी सुना। जब राजू ने सैकड़ों पन्नों की जानकारी शब्दशः सुना दी तो इंचार्ज की आंखें फटी रह गईं। यह आदमी कौन है? उसने वकील से पूछा। वकील ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक सब्जी के व्यापारी हैं जिनके दिमाग में सीसीटीवी लगा हुआ है। जांच शुरू हो गई। मालिनी देवी इन सब से अनजान अपनी मीटिंग की तैयारी में लगी हुई थी। वो चेयरपर्सन बनने के सपने में खोई हुई थी। राजू और प्रिया चुपचाप उस दिन का इंतजार कर रहे थे। 3 साल का अपमान, 3 साल के आंसू, अब भस्म होने का समय आ गया था। प्रिया ने राजू का हाथ कसकर पक्काते हुए कहा, राजू जी, शुक्रिया। अगर आप न होते तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। राजू ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी तो। अगर आप न होती तो मैं आज भी बुद्धू बनकर जी रहा होता। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। 1 महीने बाद सब कुछ खत्म होने वाला था। 1 महीना बीत गया। आखिरकार मेहरा ग्रुप की सालाना जनरल मीटिंग का दिन आ गया। दिल्ली के एक आलीशान होटल का बड़ा सा हॉल, सैकड़ों शेयर होल्डर्स जमा हुए थे। बड़ी कंपनियों के अधिकारी, निवेशक, मीडिया के पत्रकार। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मेहरा ग्रुप देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक थी और आज एक नई चेयरपर्सन की नियुक्ति का ऐतिहासिक दिन था। हॉल के सामने एक मंच बना हुआ था। एक बड़ी स्क्रीन लगी थी और उस पर मेहरा ग्रुप का लोगो चमक रहा था। मंच के बीचों बीच एक पोडियम था। जल्द ही नई चेयरपर्सन वहां खड़ी होने वाली थी। मालिनी देवी अपने कमरे में हाजिरी तैयारी कर रही थी। वो शीशे के सामने अपने कपड़े ठीक करते हुए मुस्कुराई। उसने 5 साल इंतजार किया था। पति की मौत, आंखों के कांटे जैसी सौतेली बेटी को निकालना, बोर्ड को काबू में करना, और आखिरकार आज वो चेयरपर्सन बन रही थी। सेक्रेटरी ने धीरे से दरवाजा खोला। मैडम, समय हो गया है। मालिनी देवी ने सिर हिलाया और खजी हो गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। आज के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, कोई भी उसे छू नहीं पाएगा। हॉल का दरवाजा खुला और मालिनी देवी ने प्रवेश किया। सबने मूक कर देखा। काले रंग का सूट,
मोतियों का हार। वो गर्व से चलती हुई मंच की तरफ बही। तालियों की गंगलाहट गूंज उठी। अधिकारियों ने झुककर सलाम किया। मालिनी देवी पोडियम पर पहुंची। उसने माइक के सामने खड़े होकर शेयर होल्डर्स को देखा। सैकड़ों आंखें उसे देख रही थीं। उसे सत्ता का नशा महसूस हो रहा था। आदरणीय शेयर होल्डर्स, आज यहां आने के लिए आप सबका धन्यवाद। मालिनी देवी ने अपना भाषण शुरू किया। उसने मेहरा ग्रुप के भविष्य, विकास की रणनीति और शेयर होल्डर्स को जायदे की बातें की। शेयर होल्डर्स सिर हिलाकर सुन रहे थे। भाषण खत्म होने के बाद एंकर ने माइक लिया। तो अब हम नई चेयरपर्सन की नियुक्ति का प्रस्ताव रखते हैं। जो लोग एक्टिंग चेयरपर्सन श्रीमती मालिनी देवी को मेहरा ग्रुप की तीसरी चेयरपर्सन बनाने के पक्ष में हैं, वो। ठीक उसी पल हॉल का पिछला दरवाजा हौर से खुला। सबने मुंह कर देखा। काले सूट पहने कुछ आदमी अंदर आ रहे थे। उनकी छाती पर पुलिस का बैज लगा हुआ था। हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। पुलिस यहां क्या कर रही है? शेयर होल्डर्स एक दूसरे को देखने लगे। पत्रकार उठकर कैमरे तैयार करने लगे। मालिनी देवी का चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने सेक्रेटरी को इशारा किया, लेकिन वो भी घबराई हुई थी। पुलिस के पीछे दो लोग और आए, एक आदमी और एक औरत, जो साफ सुथरे कपड़ों में थे। आदमी आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था और औरत उसके साथ सख्त चेहरे के साथ मंच को देख रही थी। मालिनी देवी की आंखें फटी रह गईं। उसने उस औरत को पहचान लिया। 3 साल पहले निकाली गई उसकी सौतेली बेटी, जिसे वो मरा हुआ समझ बैठी थी। वो भिंदा खाही थी। प्रिया? मालिनी देवी के मुंह से दबी हुई आवाज निकली। प्रिया धीरे धीरे मंच की तरह बजी। वो 3 साल पहले वाली प्रिया नहीं थी। कर में डूबी हुई बेचारी लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में चमक थी और कंधे सीधे थे। इंचार्ज ऑफिसर आगे आया। उसने माइक लेकर साच आवाज में कहा, मेहरा ग्रुप की एक्टिंग चेयरपर्सन श्रीमती मालिनी देवी, आपको आर्थिक अपराध, गबन, धोखाधड़ी और झूठे आरोप लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। गबन, धोखाधड़ी, झूठा आरोप, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालिनी देवी ने पोडियम को पककर क्रोध को संभाला। उसका चेहरा सैद पाक गया था। ये क्या बकवास है? ये क्या मजाक है? मालिनी देवी चीखी, लेकिन ऑफिसर के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने शांति से कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और गिरफ्तारी का वारंट भी है। प्रिया मंच पर चीखी। उसकी नजरें मालिनी देवी से मिलीं। 3 साल बाद, जिस दिन उसे झूठे इल्हाम में निकाला गया था, उसके बाद पहली बार बहुत दिनों बाद मिली। मां, प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा। मालिनी देवी की आंखें कांप गईं। मां शब्द उसे छुरी की तरह चुभा। राजू मंच के सामने आया। उसके हाथ छाली थे। ऑफिसर के सिर हिलाते ही राजू माइक के सामने खड़ा हो गया। मैं सबूत पेश करूंगा, राजू ने बोलना शुरू किया। शेयर होल्डर्स कानाफूसी करने लगे। ये कौन है? एक सब्जी वाला यहां क्या कर रहा है? आवाजें उठने लगीं। राजू ने परवाह नहीं की। उसने शांत आवाज में बोलना शुरू किया। श्रीमती मालिनी देवी ने 5 सालों में मेहरा ग्रुप का पैसा गबन किया है। कुल राम है 321 करोड़ 48 लाख रुपए। आंकड़े इतने सटीक थे कि लोग हैरान रह गए। राजू बोलता गया। 12 मार्च 2020 रही कंपनी स्वस्तिक ट्रेड्स को 23 करोड़ रुपए भेजे गए। अकाउंट नंबर 34 अरब 10 करोड़ 20 लाख 84,933। उसी साल 28 जुलाई पेपर कंपनी ग्लोबल इन्वेस्ट को 35 करोड़ रुपए भेजे गए। अकाउंट नंबर 60 अरब 21 करोड़ 34 लाख 57,901। हॉल में आमोशी छा गई। राजू लगातार लेन देन का ब्यौरा देता गया। तारीख, राम, अकाउंट नंबर, कंपनी का नाम, सब कुछ बिना रुके, जैसे वो कोई कागल पढ़ रहा हो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, राजू रुका नहीं। 5 साल के गबन का पूरा हिसाब उसकी जुबान पर था। शेयर होल्डर्स का मुंह खुला रह गया। ये इंसान है या कंप्यूटर? सबको यकीन नहीं हो रहा था। मालिनी देवी का चेहरा नीला पाट गया। वो नंबर, वो अकाउंट नंबर, ये सब राह सिर्ज उसे पता थे। इसे ये सब कैसे पता? उसके हाथ कांपने लगे। राजू ने आजिर में कहा, और 3 साल पहले श्रीमती मालिनी देवी ने प्रिया जी पर गबन का झूठा इल्जाम लगाया था, जबकि गबन जुद किया था और सबूतों को बदलकर प्रिया जी को अपराधी बना दिया। उस समय के झूठे खातों का ब्यौरा भी मुझे पूरा याद है। हॉल में हड़कंप मच गया। पत्रकार पागलों की तरह तस्वीरें खींचने लगे।
और शेयर होल्डर्स एक दूसरे को देखकर कानाफूसी करने लगे। प्रिया कौन है? चेयरमैन की असली बेटी। उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। ऑफिसर आगे आया। जैसे ही उसने मालिनी देवी को हथकंडा लगाने की कोशिश की, वो पीछे हटकर चीखी, झूठ, ये सब झूठ है। वो आदमी कौन है जो तुम लोग उसकी बकवास पर यकीन कर रहे हो? मालिनी देवी चिल्लाई, लेकिन ऑफिसर शांत रहा। उसने कहा कि राजू के बयान से मिलते जुलते सारे सबूत उनके पास हैं और विदेशी खातों का भी पता चल गया है। मालिनी देवी के पैर कांपने लगे। वो ललखाकर पोडियम पर गिर पड़ी। 5 सालों में बनाया हुआ सब कुछ एक पल में ढह गया। चेयरपर्सन का पद, पैसा, सत्ता, सब कुछ खत्म हो गया। प्रिया मालिनी देवी के सामने आई। 3 सालों से उसके दिल में दबी एक बात थी। अनगिनत बार पिए गए आंसू, अनगिनत बार सहे गए दर्द, सब कुछ उसके गले तक आ गया था। आपने ऐसा क्यों किया? प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। जब पापा गुरे तो मैंने आपसे नैरत नहीं की थी। आप सौतेली मां थीं, पर मैंने आपको परिवार माना था। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मालिनी देवी ने सिर उठाया। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। 3 सालों से रोके हुए आंसू, घर से निकाले जाने वाले दिन, सूदखोरों से परेशान होने वाले दिन, ढाबे के गोदाम में सोने वाले दिन, उन सारे दिनों के आंसू। मालिनी देवी कोई जवाब नहीं दे पाई। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, कोई बहाना नहीं था। पुलिस ने मालिनी देवी के हाथों में हथकाखी लगा दी। खट की ठंडी आवाज हॉल में गूंज गई। मालिनी देवी ने सिर झुका लिया। सैकड़ों लोगों के सामने उसे एक अपराधी की तरह ले जाया जा रहा था। राजू प्रिया के पास गया। उसने बिना कुछ कहे प्रिया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया राजू के गले लगकर फूट फूट कर रो पा। 3 सालों का दबा हुआ सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया। शेयर होल्डर्स ये सब देख रहे थे। किसी ने ताली बजाना शुरू किया। 1, 2 और फिर सब। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रिया मेहरा ग्रुप के संस्थापक की असली बेटी झूठे इल्हाम में निकाली गई और 3 साल बाद लौटी हुई लौकी। और उसके साथ खसा वो आदमी राजू, बाहर हार के डिलीवरी वाले से शुरू करके अपनी पत्नी की बेगुनाही साबित करने और एक शातिर औरत को हराने वाला। पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। आप दोनों का रिश्ता क्या है? आपको सबूत कैसे मिले? आपका अगला कदम क्या है? राजू ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए पत्रकारों से कहा, मैंने तो बस, मेरी पत्नी बेसूर थी इसलिए उसकी मदद की। इस एक वाक्य से हॉल में फिर से हलचल मच गई। ये आदमी उसका पति है? सबको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन प्रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। दुनिया का सबसे गर्व करने लायक पति, जिसे लोग बुद्धू बुलाते थे, उसने आज यहां सब कुछ बदल दिया था। 3 सालों का नरक खत्म हो गया था। हिरकार। मीटिंग हॉल से मालिनी देवी को ले जाने के बाद मेहरा ग्रुप में अहरातरी मच गई। एक्टिंग चेयरपर्सन को गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो यह होना ही था। शेयर की कीमतें गिर गईं, ग्राहक घबरा गए और कर्मचारी हैरान थे। लेकिन हालात जल्दी संभल गए। पुलिस की जांच में मालिनी देवी के अपराध एक एक करके सामने आने लगे और साथ ही प्रिया की बेगुनाही भी साबित हो गई। 3 साल पहले गबन के आरोप में निकाली गई प्रिया मेहरा असल में एक बेबसूर पीड़ित था कि यह सच सामने आ गया। मीडिया ने इसे बड़ी खबर बनाया। एक अमीर घराने का छिपा हुआ सच, बेकसूर बेटी की 3 साल बाद वापसी। हर खबर में प्रिया की तस्वीर थी और राजू की कहानी भी साथ में छपी। बाहर के एक डिलीवरी वाले ने अपनी अद्भुत याददाश्त से एक अपराधी को हराया। ये कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। 1 महीना बीत गया, जांच पूरी हुई और मालिनी देवी पर मुकदमा चला। गबन, धोखाधड़ी, झूठा आरोप, सबूत मिटाना, कई आरोप लगे। मुकदमा लंबा चलने वाला था, लेकिन नतीजा साठ था। जेल जाना तय था। प्रिया ने अपने पिता की असली बेटी होने के नाते अपने अधिकार वापस पा लिए। उसकी छिड़ी की हुई विरासत उसे वापस मिल गई और छीने हुए शेयर भी। एक ही रात में प्रिया मेहरा ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। बोर्ड की एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। एजेंडा एक ही था, नया चेयरमैन। 12 कौन बनेगा? सबने सोचा कि प्रिया ही बनेगी। वो संस्थापक की बेटी थी, सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी और उसकी काबिलियत भी साबित हो चुकी थी। 3 साल पहले भी उसने अपने पिता के नीचे निवेश का काम सफलतापूर्वक किया था, लेकिन प्रिया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बोर्ड के सदस्य हैरान थे। आप चेयरमैन नहीं बनना चाहती, इसका क्या मतलब है?
प्रिया ने शांति से बोलना शुरू किया। मुझे चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, मुझसे बेहतर कोई और है। सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। मुझसे बेहतर कौन? प्रिया ने अपने बगल में बैठे राजू को देखा। मैं अपने पति श्री राजू को चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव रखती हूं। मीटिंग रूम में हलचल मच गई। राजू, वो सब्जी वाला, 12 का डिलीवरी वाला, एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन बनेगा? सदस्यों के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। प्रिया अपनी जगह से उठी। उसने सदस्यों को देखते हुए साज आवाज में कहा, तेम दिमाम का काम मैं करूंगी। रणनीति, निवेश, विश्लेषण, ये सब मैं कर सकती हूं, लेकिन हमारे ग्रुप को सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए। प्रिया एक पल रुकी। 3 साल की यादें उसके दिमाग में घूम गईं। आप जानते हैं मेहरा ग्रुप इस हाल में क्यों पहुंचा? क्योंकि यहां सिर्फ पैसे और सत्ता को देखा गया, इंसान को इंसान नहीं समझा गया, जैसे मेरी सौतेली मां ने मेरे साथ किया। इस कंपनी को सिर्फ एक काबिल लीडर नहीं चाहिए, इसे एक ऐसा लीडर चाहिए जिसके पास एक नेक दिल हो, जो इंसानों की कद्र करे। सदस्य चुप हो गए। प्रिया की आंखों में सच्चाई थी। वो मजाक नहीं कर रही थी। मेरे पति एक ऐसे इंसान हैं जो एक अनजान लड़की के लिए अपनी पूरी जायदाद दांव पर लगा सकते हैं। वो कच्चाके की ठंड में ठंडे रश पर सो सकते हैं और शिकायत तक नहीं करते। वो हर एक कर्मचारी का नाम और चेहरा याद रखते हैं और उनसे सच्चे दिल से मिलते हैं। अगर ऐसा इंसान चेयरमैन बनेगा तो मेहरा ग्रुप बदल जाएगा। प्रिया ने राजू को देखकर मुस्कुराया। राजू हैरान बैठा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सदस्यों के बीच कानाफूसी शुरू हुई, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि सबने देखा था। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में राजू ने क्या किया था, उसकी याददाश्त कितनी तेज थी, ये सब जानते थे। आखिरकार सर्वसम्मति से फैसला हुआ। मेहरा ग्रुप के तीसरे चेयरमैन श्री राजू। राजू हैरान परेशान सा अपनी जगह से उठा। 3 साल पहले वो बाहर में सब्जी की डिलीवरी करता था। लोग उसे बुद्धू कहकर बुलाते थे और वो दूसरों के छोटे मोटे काम करता था, और वही आज एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन बन गया था। यह सपना है या हई छत, उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद नियुक्ति समारोह हुआ। मेहरा ग्रुप के हेड ऑफिस के बंदे हॉल में कर्मचारी भरे हुए थे। हारों आंखें मंच को देख रही थीं। राजू पोडियम पर आया। उसके हाथ छाली थे। कोई लिखा हुआ भाषण नहीं था। हॉल में शांति छा गई। राजू ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं भाषण वगैरह ठीक से नहीं दे पाता। कर्मचारियों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई। राजू ने सिर खुजाते हुए आगे कहा, मैं बाहर में सब्जी बेचता था, स्कूल भी ठीक से नहीं गया और लोग मुझे बुद्धू बुलाते थे, लेकिन पता नहीं कैसे यहां तक पहुंच गया। राजू ने हॉल में बैठे लोगों को देखा। हारों आंखें उसे देख रही थीं। वो घबराया हुआ था, लेकिन जो कहना चाहता था वो सच था। मुझे बही बही बातें नहीं आती। बिजनेस की रणनीति, ग्लोबल विजन, ये सब मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, इंसान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। राजू की आवाज हॉल में गूंजी। जब मैं बाहर में काम करता था तो कुछ लोग मुझे बुद्धू बुलाते थे, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने मुश्किल में मुझे खाना खिलाया, बीमार होने पर मेरा ख्याल रखा। उन्हीं लोगों की वजह से मैं आज यहां हूं। राजू ने प्रिया को देखा। प्रिया सामने की पंक्ति में बैठी आंसू बहा रही थी। मेरी पत्नी भी वैसी ही थी। उसने मुझे बुद्धू नहीं कहा, उसने कहा कि मैं एक ऐसा फूल हूं जो देर से खिला है। उस एक बात ने मुझे बदल दिया। हॉल में खामोशी छा गई। राजू ने सच्चे दिल से कहा, मैं इस कंपनी के कर्मचारियों के साथ भी वैसा ही रहना चाहता हूं। किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना। एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जहां इंसान को इंसान समझा जाए। बस यही मैं कर सकता हूं। राजू ने सिर झुकाया। मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। कुछ पल की खामोशी और फिर किसी ने ताली बजाई। 1, 2 और फिर सब। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कर्मचारी एक एक करके अपनी जगह से उठने लगे। खड़े होकर तालियां। राजू की आंखें भर आईं। जिसे लोग बुद्धू बुलाते थे, वो आज हारों लोगों की तालियां सुन रहा था। ये सपने जैसा था। प्रिया मंच पर आई। उसने राजू का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, राजू जी, आपने कर दिखाया, सच में कर दिखाया। राजू ने प्रिया को देखकर मुस्कुराया। एक भोली लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान। दोनों ने तालियों की गंगाहट के बीच एक दूसरे को गले लगा लिया। बहारार का बुद्धू और घर से निकाली हुई अमीर हादी, दुनिया की सबसे बेमेल जोई आखिरकार यहां तक पहुंच गई थी, क्योंकि वो साथ थे।
कुछ साल बीत गए। मेहरा ग्रुप पूरी तरह बदल चुका था। राजू के चेयरमैन बनने के बाद कंपनी का माहौल बदल गया। पहले यहां ऊपर से नीचे आदेश देने वाली संस्कृति थी, लेकिन अब नहीं। राजू ने सभी कर्मचारियों के नाम याद कर लिए थे, हारों कर्मचारियों के नाम, चेहरे और यहां तक कि उनके परिवार के बारे में भी। जब वो किसी से मिलता तो पहले उसका नाम लेकर हालचाल पूछता था। शुरुआत में सब हैरान थे, चेयरमैन एक छोटे कर्मचारी का नाम ले रहा है, कोई चाल तो नहीं। लेकिन राजू सच्चा था, उसके मन में कोई चाल नहीं थी। उसे बस लोग पसंद थे और लोगों को याद रखना उसे सही लगता था। वो कंपनी की कैंटीन में भी अक्सर जाता था। अधिकारियों के लिए अलग डाइनिंग रूम था, लेकिन राजू कर्मचारियों के साथ लाइन में लगकर खाना लेता था। खाना खाते हुए वो उनसे बातें करता था। आजकल कोई परेशानी तो नहीं? कंपनी से कोई उम्मीद है? बिना झिझक के बताओ। कर्मचारी शुरुआत में झिझकते थे, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगे। बर फैल गई। मेहरा ग्रुप का चेयरमैन थोड़ा अजीब है। वो अमीर चेयरमैन जैसा नहीं है, बल्कि बहुत सरल है और कर्मचारियों से सच्चे दिल से मिलता है। यह खबर कंपनी के बाहर भी फैल गई। नौकरी ढूंढने वालों के लिए मेहरा ग्रुप पहली पसंद बन गया। प्रिया वाइस चेयरपर्सन के तौर पर पूरा मैनेजमेंट संभालती थी। रणनीति, निवेश, वित्त वो तेजी से विश्लेषण करती और ठंडे दिमाग से फैसले लेती थी। राजू अपने नेक दिल से लोगों को जोड़ता था और प्रिया अपने तेज दिमाग से दिशा दिखाती थी। दोनों की जोड़ी कमाल की थी। मेहरा ग्रुप के नतीजे भी अच्छे होने लगे। मालिनी देवी के समय में काले धन की वजह से निवेश ठीक से नहीं हो पाता था, लेकिन अब अलग था। प्रिया ने नए बिजनेस क्षेत्रों को ढूंढा और तादानता से निवेश किया। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा, बायो इंडस्ट्री, भविष्य के खाद्य स्रोत। शेयर की कीमतें बढ़ीं और बिक्री भी। लेकिन राजू और प्रिया बदले नहीं। चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन बनने के बाद भी वो पहले जैसे ही थे। राजू अब भी सुबह जल्दी उठता था और प्रिया अब भी ध्यान से साइलें देखती थी। वो पैसे भी यूल में वर्च नहीं करते थे। 3 साल बाजार में की गई मेहनत उन्हें याद थी। वो पैसे की कीमत जानते थे। राजू फ्रेश प्रोड्यूस का काम भी चलता रहा। मेहरा ग्रुप का चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने उसे बंद नहीं किया। बाढ़ से शुरू हुई वो छोटी सी दुकान अब देशव्यापी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाली एक बड़ी कंपनी बन गई थी। ये राजू की बनाई हुई कंपनी थी। कर्मचारियों की संख्या 100 से ज्यादा थी और किसानों का नेटवर्क भी पूरे देश में फैल गया था। 2 कंपनियों के चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन, व्यस्तता तो होनी कर ही थी। फिर भी दोनों हफ्ते में एक बार समय जरूर निकालते थे। सिर्फ उन दोनों का समय। एक रविवार की सुबह राजू ने प्रिया से पूछा, प्रिया जी आज कहां चलें? प्रिया ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, एक जगह है जहां मैं जाना चाहती हूं। बहुत दिनों बाद अपनी यादें ताज़ा करते हैं। एक शानदार गाजी दिल्ली के बाहरी इलाके की तरफ भी। ड्राइवर गाजी चला रहा था, लेकिन मंजिल किसी और ने तय की थी, या शायद वो मंजिल दोनों के दिलों में पहले से ही तय थी। गाजी एक सब्जी बहार के सामने रुकी। वही बहार जहां राजू सब्जी की डिलीवरी करता था। दोनों गाजी से उतरे। बहार का ननारा यादा नहीं बदला था। तंग गलियां, सजी हुई सब्जियां, मोल भाव करते दुकानदारों की आवाज़ें। राजू के लिए यह बहुत जाना पहचाना था। एक दुकानदार ने राजू को पहचान लिया। वो पहले उसके साथ काम करता था। वो हैरान होकर भागा आया, अरे राजू नहीं, अब तो चेयरमैन साहब बोलना पाचेगा। राजू ने हाथ हिलाकर मुस्कुराया, बस राजू ही बोलो, पहले की तरह। दुकानदार ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। बहुत अच्छा हुआ, सोचा नहीं था कि हमारे बाजार से इतना बड़ा आदमी निकलेगा। दोनों बाहरार के आजिरी छोर की तरफ चले। वहां एक छोटा सा ढाबा था, वही ढाबा जहां प्रिया बर्तन मांजती थी। बोर्ड भी वही था, नहारा भी वही। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। ढाबे का मालिक सिर उठाकर चौंक गया। उसने प्रिया को पहचान लिया था। 3 साल पहले बर्तन मांजने वाली कर्मचारी आज महंगे कपाओं में सामने खड़ी थी तो चौंकना लाजमी था। राजू ने मुस्कुराकर कहा, 2 प्लेट राजमा चावल, तीखा बनाना। दोनों एक कोने की मेज पर बैठ गए, वही जगह जहां राजू अक्सर बैठता था। महीने में एक बार अपने माँ बाप को याद करते हुए राजमा चावल खाने वाली जगह। गर्मा गर्म राजमा चावल की प्लेट आई। उसकी खुशबू नाक में भर गई। राजू ने चम्मच उठाते हुए कहा, यहां का स्वाद आज भी वैसा ही है। प्रिया ने मुस्कुराकर एक चम्मच खाया, बहुत अच्छा लगा।
राजमा चावल का स्वाद भी अच्छा था और ये पल भी। कुछ देर दोनों चुपचाप खाते रहे। खिड़की से बाहर की गली दिख रही थी, भागते दौड़ते लोग, मोल भाव की आवाजें, जिंदगी की भाग दौड़। वो जगह जहां राजू और प्रिया मिले थे, जहां उनकी जिंदगी शुरू हुई थी। राजू ने अचानक कहा, प्रिया जी, मुझे उस 1 करोड़ का कोई अफसोस नहीं है। प्रिया ने सिर उठाया। राजू ने प्लेट नीचे रखते हुए आगे कहा, सच कहूं तो उस समय मैं डरा हुआ था। 10 साल की कमाई एक झटके में दे रहा था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। उसी पैसे की वजह से मैं आपसे मिला और आज हम यहां तक पहुंचे। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसे 3 साल पहले का वो दिन याद आ गया, जब गुंडे उसे ले जा रहे थे और एक अनजान आदमी ने उसे बचाया था। अपनी पूरी जायदाद फेंक कर उसने सोचा था कि दुनिया में ऐसा बुद्धू कहां मिलेगा, लेकिन वही बुद्धू आज उसका पति था और एक बही कंपनी का चेयरमैन। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 1 करोड़ में एक बही कंपनी खरीद ली तो जायदे का ही सौदा है चेयरमैन साहब। राजू हंस पचा, हाँ, जायदे का ही सौदा है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राजमा चावल की एक प्लेट की कीमत 100 रुपये, लेकिन उसे साथ में खाने वाला कोई हो, ये कितनी बड़ी खुशी है, ये दोनों जानते थे। कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, भरोसा, प्यार, साथ में बिताया हुआ समय, यही असली दौलत थी। खाना खाकर वो ढाबे से निकले। वो धीरे धीरे बाहर की गली में चलने लगे। शानदार गाजी इंतजार कर रही थी, लेकिन दोनों ने जल्दी नहीं की। हाथ में हाथ डाले वो पुरानी बातें करने लगे। जब राजू सब्जी बेचता था, जब प्रिया बर्तन मांजती थी, जब उन्होंने पहली दुकान खोली थी, मुश्किल पल और आखिरकार जीत के पल, वो सब गुजर गया था, लेकिन दोनों के दिलों में तारा था। प्रिया ने राजू का हाथ पकड़ते हुए कहा, राजू जी, आपकी वजह से मैं यहां तक पहुंची, दिल से शुक्रिया। राजू ने सिर हिलाया, मैं भी तो, अगर आप न होती तो मैं आज भी बुद्धू बनकर जी रहा होता। दोनों मुस्कुराते हुए गाजी में बैठ गए। गाजी धीरे धीरे बाहर से निकलने लगी। दूर होता हुआ बाहर का ननारा दिख रहा था। उनकी शुरुआत की जगह, उनका घर जैसी जगह। दुनिया बहुत बड़ी थी और आगे का रास्ता भी लंबा था, लेकिन दोनों को कोई डर नहीं था। जब तक वो साथ थे, वो कहीं भी जा सकते थे। बाजार का बुद्धू और घर से निकाली हुई अमीर हादी, दुनिया की सबसे बेमेल जोई आखिरकार सबसे खुशहाल जोई बन गई। सच्चाई की जीत होती है। परिवार आखिरकार परिवार होता है और इंसान को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। दोनों ने ये अपनी जिंदगी से साबित कर दिया और यही वजह है कि एक बुद्धू चेयरमैन बन गया। आज की कहानी कैसी लगी? बाहर का बुद्धू कहलाने वाले एक डिलीवरी वाले ने सिर्फ अपनी नेकी से प्यार भी पाया और सलता भी। लगता है दुनिया आखिरकार सच्चे दिल को पहचान ही लेती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और अगर आपके आसपास राजू जैसा कोई नेक और भोला इंसान है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर एक दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ मिलेंगे।